नमस्कार, आप सब लोगों का भारतीय राजपूत क्लासेस में स्वागत है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और ये वीडियोस आपको क्लास के हिसाब 8वीं में भी तो काम आएँगे। उसके साथ-साथ आपको छत्तीसगढ़ की जो परीक्षाएँ होती हैं, जिसमें हमें 6वीं से लेके 10वीं तक का पढ़ना ही होता है पाठ्यक्रम, है ना? तो ये इस वीडियो से आप उस पाठ्यक्रम को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कक्षा 8 का अध्याय 2 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना, ठीक है? अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा है कि यूरोप में से भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने सन 1498 में की। ये आपका एक नोट पॉइंट बन गया, ठीक है? तो इसको आप अपने नोट्स पे लिख सकते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की भारत पहुंचने के लिए। इसके बाद पुर्तगाल के व्यापारी व्यापार और ईसाई धर्म के प्रचार के उद्देश्य से भारत में आए। उसके बाद पुर्तगाली लोग आए व्यापार के और ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। उन्होंने इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बढ़ाने बीजापुर कर्नाटक के राजा से गोवा को अधिकृत कर अपनी राजधानी बनाई। उन्होंने क्या किया, जो बीजापुर और कर्नाटक के राजा थे उनसे को अधिकृत करके अपनी राजधानी बना लिया। अब समुद्री क्षेत्रों में उनका प्रभाव बढ़ने के कारण वे वहां से गुजरने वाले जो समुद्री जहाज थे उनसे क्या वसूलने लगे, टैक्स। भैया हमारा एरिया है, पैसा दो। जो भी विदेशी जहाज उन्हें टैक्स नहीं देते थे उनके जहाज वो डुबो देते थे। क्या कर रहे थे? डुबो देते थे। उन्हीं का पावर चलता था। ये नक्शा देखिए, 1765 ईस्वी में भारत का नक्शा है ये, ठीक है? इसकी डिटेल्स हैं, अभी हम आगे पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। उस समय यूरोप के कई देशों के व्यापारी भारत व्यापार करने आते थे और यहाँ से भारत में व्यापार करने और यहाँ से मसाले, कपड़े और नील आदि वस्तुएं बहुत कम दामों में खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमतों में बेच देते थे। उन दिनों यूरोप में मसालों की बहुत ही मांग थी, क्योंकि यूरोपीय प्रायः मांसाहारी होते थे, तो उनको मसाले की जरूरत होती थी। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मसालों की जरूरत तो होती ही थी, जो वहां पैदा ही नहीं होते थे। तो एशिया महाद्वीप में मसालों की पैदावार यानी कि भारत, इंडोनेशिया, जो भारत हमारा ये दिख रहा है भारत, हमारा इंडोनेशिया, मलाया, श्रीलंका आदि देशों में मसाले ज्यादा होते थे। तो क्या हुआ, इन देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार करना आसान था, ताकि कम से कम लागत में वे सामान लेकर जाकर अधिक से अधिक दामों में बेच सके और लाभ कमा सके। यूरोपीय मसालों के बदले भारत को सोना और चांदी देते थे। वो लोग मसाला लेते थे और सोना चांदी छोड़कर जाते थे। यूरोप में मसालों की खपत ज्यादा थी, अतः लंबे समय तक सोना चांदी देकर मसाले नहीं खरीदे जा सकते थे। कब तक सोना चांदी देके मसाला लेंगे भाई? तो इसलिए उन्हें उपनिवेशों से ही धन प्राप्त करने और उससे वही व्यापार करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब उन्होंने सोचा कि भैया यहाँ भी अभी चलो उपनिवेश करते हैं, ब्रांच लगाते हैं। तो इसके लिए वे यहाँ साम्राज्य स्थापित कर व्यापार में करों से छूट और धन प्राप्त करना चाहते थे, कि व्यापार में टैक्स वैक्स भी छूट हो जाए, क्योंकि हमारा कंपनी रहेगा तो कौन टैक्स लेगा ना, तो इससे और पैसा मिलेगा। तो पुर्तगालियों को लाभ कमाते देखकर जो हॉलैंड के लोग थे, डच, फ्रांस और इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां थी, वो भी भारत पहुंच गई। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण उनके आपस में भी संघर्ष होने लगा, लड़ाई करने लगे दोनों, मैं। अच्छा गुरु जी, क्या यूरोपीय देशों के सभी व्यापारी भारत में एक ही स्थान में व्यापार करने आए थे? क्या एक ही स्थान में व्यापार करने आए थे, ये उसने पूछा। तो गुरु जी ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक पूछा। उस समय सूरत भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। जो सूरत था वो भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़े हैं। अतः पुर्तगालियों ने गोवा, दमन एवं दीव में अपने कारखाने खोल दिए। इस एरिया में उन्होंने अपने कारखाने खोले। इस तरह डचों ने सूरत, खंबात, पटना तथा मछलीपट्टनम में कारखाने खोले। डच लोग यहाँ खोले और पुर्तगाली लोग गोवा में खोले। फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी शहर की स्थापना की, ठीक है, जो मद्रास के निकट समुद्र के किनारे स्थित है, जहां आज भी फ्रांसीसी सभ्यता की झलक हमको दिखाई पड़ती है। फ्रांसीसियों ने इसे अपनी राजधानी बनाया और वहां से और यहाँ से तथा चंद्रनगर से अपनी व्यापारिक गतिविधियां स्टार्ट कर दी, चालू कर दी। इस तरह इंग्लैंड के व्यापारियों ने बंबई में, मद्रास और कोलकाता से व्यापार चालू किया। अंग्रेजों ने मद्रास के सेंट फोर्ट जॉर्ज किले में अपना कारखाना स्थापित कर, अंग्रेज लोगों ने। इस तरह डचों अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक कारखाने भारत में स्थापित किए। गुरुजी ने कहा, भारत के मानचित्र में दिए गए स्थानों को देखकर बताओ कि यूरोपियों ने इन स्थानों में व्यापारिक कारखाने क्यों बनाए होंगे। तो अभी हम बताते हैं। गुरुजी ने फिर समझाना शुरू किया, बच्चों 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेज व्यापारियों ने पुर्तगाल और हॉलैंड के व्यापारियों को व्यापारिक व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया। जब 17वीं शताब्दी आई तब तक ये लोग आउट हो चुके थे। किन लोग? पुर्तगाल और हॉलैंड के लोगों को, ठीक है, हटा दिया, प्रतिस्पर्धा से ही हटा दिया। अब उनकी प्रतिस्पर्धा फ्रांसीसियों के साथ ही, अंततः दोनों के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। दो लोग बचेंगे तो लड़ाई तो हो भी करेगी ना। एक कोठी शब्द है, ये मैं आपको बता देती हूँ।
इस काल में जो ब्रिटिश कारखाने होते थे उसको कोठी कहलाते थे। तो कोठी एक ऐसा किलाबंद क्षेत्र होता था जो कंपनी का गोदाम, दफ्तर तथा कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए घर भी होते थे। यहीं पर सैनिक टुकड़ियां भी रखी जाती थी, इसे क्या कहते थे? कोठी। ठीक है। और ये जो नक्शे की बात गुरुजी ने कही है, ये है वो नक्शा। ये जो प्रमुख स्थान देख रहे हैं, काबुल, गजनी, कंदहार, फिर आप यहाँ आइए अमृतसर, जालंधर, पटियाला, सरहिंद, करनाल, पानीपत, दिल्ली, ये सारी जो जगह हैं, ये सारे मुख्य स्थान थे भारत के। फिर जहाँ डॉट लगा है, ये मुगल साम्राज्य था। जहाँ लाइन लगी है चौड़ी, ये सारे कौन थे? मराठा साम्राज्य था। और जहाँ सीधी आड़ी लाइन, ऐसे सीधी लाइन बनी है, ऐसी लाइन बनी है, ये फारसी सीमांत क्षेत्र थे, यानी कि फारसी लोग वहां पे अपना एरिया रखे थे। अफगान के लोगों का प्लेन जगह है, और जहाँ क्रॉस है वो युद्ध क्षेत्र हुआ करते थे, वहां पे युद्ध हुआ था। ठीक है। अब देखिए, दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित मद्रास अंग्रेजों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। तो दक्षिण भारत का जो पूर्वी तट था, वहां पे मद्रास स्थित था, वो उनका प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उसके समीप ही पौंडीचेरी फ्रांसीसियों का केंद्र था। उसके बगल में क्या था? पौंडीचेरी, जो कि फ्रांसीसी लोग का केंद्र था। यह क्षेत्र उस समय कर्नाटक राज्य के नवाब के अधीन था, जो कर्नाटक थे उनके अंडर में था। अतः दोनों देशों का उद्देश्य वहां के नवाब से अपने अपने व्यापारिक लाभ के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। अब भैया एक राज्य है, दोनों जगह का अंडर उसके है, तो दोनों कंपनी चाहेगी मेरा फायदा करे, तो दोनों उसका क्या करने लगे? राज्य में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया कि भैया। और इसी बीच जब ये दोनों कंपनियां लड़ रही थी, इसी बीच क्या हुआ? कर्नाटक राज्य में उत्तराधिकार का भी पंगा चालू हो गया कि कौन उत्तराधिकार बनेगा। इससे फ्रांसीसी और अंग्रेजों को कर्नाटक की राजनीति में शामिल होने का अवसर मिल गया, मौका मिला भाई। ऐसे समय में फ्रांसीसियों ने एक पक्ष का और अंग्रेजों ने दूसरे पक्ष का पक्ष लिया। एक बोला ये बेटे के साथ चला गया, एक आधे लोगों के साथ चला गया। ऐसे ही तो होता है ना, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा हमेशा बाजी मार जाता है। ये ब्रिटिश कारखाने का चित्र है। ऐसा होता था ब्रिटिश कारखाना। व्यापारिक सुविधाएं एवं युद्ध। इस समय बंगाल भी एक संपन्न और स्वतंत्र राज्य था। बंगाल जो था संपन्न और स्वतंत्र राज्य था, जिसमें उस समय बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे। बिहार और उड़ीसा बंगाल में थे। यहाँ से बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार होता का पटना, मुर्शिदाबाद यहाँ के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इस काल में यहाँ कृषि व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ और राजस्व आय में वृद्धि होने लगी। तो 1756 में जब बंगाल के नवाब अली वर्दी खां नहीं रहे, सिराजुद्दौला नवाब बना। उनके बाद जब सिराजुद्दौला नवाब बना, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों उन्हें मिलकर व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर किलेबंदी करने लगे कि नहीं ये गलत है। मतलब गलत नहीं, सॉरी, मतलब उनका मिस यूज करने लगे। सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, मतलब किला बनाने लगे कि अरे 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 हम तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार की सुविधा दे रहे हैं करके एरिया कैप्चर करने लगे। तो सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो अंग्रेज नहीं माने। उल्टे उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया, तुम मेरे अंडर में आओ। और कूटनीति करी और 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध जीत गए। आप ये भी आपके नोट्स में काम आएगा कि पलासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 को। ठीक है। मोनू ने पूछा पलासी के युद्ध में से अंग्रेजों को क्या लाभ हो गया? ये नवाब मीर जाफर इन्होंने ही धोखाधड़ी की। गुरुजी, पलासी के युद्ध से अंग्रेजों को बहुत आर्थिक। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया क्योंकि वो तो उनके अंडर का कठपुतली था, और उसने अपार धन वसूल किया और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। लेकिन नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप और आर्थिक मांगों के बोझ को ज्यादा दिनों तक उठा नहीं सका। अब भैया तुमको कोई कठपुतली बनाएगा, कितने दिन नचाएगा? नाचते नाचते तो थक जाओगे ना। तो सह नहीं पाया। अंततः अंग्रेजों ने विश्वासघात से उसे ही सत्ता से बाहर कर दिया कि भैया चलो आप निकलो। अब भैया आप किसी के साथ धोखा करोगे तो आपके साथ भी तो विश्वासघात होगा ही ना। अंग्रेजों ने उसके बदले मीर कासिम, अब उन्होंने क्या किया? मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाकर उससे चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर जिलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार स्थायी रूप से प्राप्त कर लिए। ठीक है, उसके थ्रू साथ ही बहुत सा पैसा भी उन्हें प्राप्त होने लगा। मीर कासिम भी ज्यादा दिनों तक इन आर्थिक पाबंदियों को नहीं उठा सका, और नवाब मीर कासिम ने क्या किया? नहीं उठा पाया वो भी इस चीजों को, तो नवाब मीर कासिम ने परेशान होकर बंगाल में व्यापार पर से सभी कर हटा दिया और कंपनी के कर्मचारियों को चुंगी कर देने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि सारे व्यापारी हटा दे रहा हूँ, लेकिन अब आप लोगों को चुंगी कर देना होगा। ठीक है, विवश कर दिया। इससे अंग्रेजों को मिलने वाली सुविधाएं जो थी वो बंद हो गई। अब नवाब और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ गया है ना। चुंगी कर मांगेंगे तो तनाव तो बढ़ेगा ही। चलिए आपको बताती हूँ चुंगी कर क्या है। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापारिक माल लाने ले जाने पर वहां के राजा को जो कर देना पड़ता था उसे कहते थे चुंगी कर। तो उन्हें क्या क्या बाकी टैक्स हटा के चुंगी कर लगाया कि लो बेटा एक राज्य से दूसरे राज्य लेके जाओगे ना टैक्स, तो चलो बहुत हो गया। तो ऐसे किया।
तो बंगाल में अंग्रेजों की गतिविधियों को रोकने के लिए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ये जो नवाब सिराजुद्दौला जो थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने संयुक्त सेना ली और अंग्रेजों के बीच 1764 में बिहार का जो बक्सर स्थान था, है ना, वहां पे बक्सर नामक स्थान पर युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध बोलते हैं ना। इस युद्ध में भी अंग्रेज जीत गए। इस युद्ध का अंत इलाहाबाद की संधि से हुआ, और ये युद्ध कब खत्म हुआ? जब इलाहाबाद की संधि हुई। इस तरह प्लासी युद्ध के अधूरे कार्य को बक्सर युद्ध ने पूरा कर दिया। प्लासी के समय जो आधा अधूरा काम बचा था अंग्रेजों के लिए, वो किसने पूरा कर दिया? बक्सर युद्ध ने। टॉली ने पूछा, गुरुजी वो कैसे? गुरुजी ने बोला, अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला को पुनः अवध का नवाब बना दिया, जो पहले था, और उसके बाद अवध में मुफ्त व्यापार करने की छूट प्राप्त कर दी कि अब अवध में फ्री में व्यापार करो। यहाँ तय हुआ कि जरूरत पड़ने पर अवध की सेना अंग्रेजों की सहायता करेगी। जो अवध की सेना है ना, वो अंग्रेज की सहायता करेगी, लेकिन उसका खर्च नवाब ही उठाएगा। अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त होगा कि आप यहाँ की दीवानी कर वसूलिए। इस प्रकार अंग्रेजों का बंगाल में एकाधिकार हो गया, यानी कि एक ही रूल चलने लगा उनका। उन्होंने शासन की बागडोर नहीं संभाली, लेकिन उन्होंने शासन की बागडोर नहीं ली, वहां अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन ही था। इससे ही बंगाल में द्वैत शासन या दोहरा शासन चालू हो जा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एक रहकर भी फिर भी दूसरा शासन कर रहा है, बिल्कुल इसी को द्वैत शासन, दोहरा शासन कहते हैं। हर्ष ने कहा, गुरुजी द्वैत शासन किसे कहते हैं? तो गुरुजी ने कहा, इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल मिल गया। उन्हें मुफ्त में सैनिक रखने और उनकी सुरक्षा का अधिकार मिल गया, है ना। लेकिन उसके ठीक विपरीत प्रशासन और व्यवस्था का उत्तरदायित्व मुगल सम्राट का था। किसका था? मुगल सम्राट का था। इस प्रकार अंग्रेजों को आर्थिक, सैनिक और सुरक्षा का लाभ मिला, और सभी जिम्मेदारियां किसके ऊपर पड़ गई? मुगल और नवाबों की थी। तो इस प्रकार मुगल सम्राट अंग्रेजों पर आश्रित हो गए। ठीक है, तो ये हो गए द्वैत शासन। गुंजन ने पूछा, गुरुजी द्वैत शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके पहले यहाँ किसानों से राजस्व लगान की वसूली फसलों के उपज के आधार पर की जाती थी। जो फसल होते थे उसके हिसाब से कर लिया जाता था। अब अंग्रेज भूमि के नाप के आधार पर लगान वसूलने लगे कि जिसकी जितनी भूमि उसके नाप से लगान दो भैया। कम खर्च में लगान वसूलने एवं कंपनी के लिए सालाना एक निश्चित आय प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने लगान को ठेके पर देने शुरू कर दिया कि खर्चा कम और ठेका देते हैं। अब जनता से ठेकेदार मनमाना लगान वसूलते थे। अब आम जनता तो है भैया, ठेकेदार आए मनमाने भी, जैसे आज की डेट में ठेके लगा के देते हैं मनमाना बिल, तो उसमें इसे एक निश्चित मात्रा अंग्रेजों को देते थे। इस प्रकार ठेकेदार और कंपनी के कर्मचारियों ने बंगाल के किसानों का बहुत ही ज्यादा शोषण किया। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ गया। जो 1770 था उसमें बंगाल में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। ठेकेदार किसानों से लगान वसूलते रहे। जो ठेकेदार थे वो क्या करे? वो किसानों से क्या वसूलते रहे? लगान वसूलते रहे। ठीक है, तो ठेकेदार किसानों से लगान वसूलते रहे। संसद ने 19 जून 1373 में रेगुलेटिंग एक्ट पास करे, ये भी हमारे काम में आता है, और बैरन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया। हमारा पहला गवर्नर जनरल कौन था? बैरन हेस्टिंग था। अब बंगाल में अंग्रेजों का सीधा शासन, और उन्होंने कलकत्ता को अपनी राजधानी बना लिया। ये हमारे नोट्स में काम आते हैं बहुत ज्यादा। केजू ने पूछा, गुरुजी गवर्नर जनरल बनने के बाद बैरन हेस्टिंग ने कौन कौन से कार्य किए होंगे? तो गुरुजी ने बोला, अब हेस्टिंग्स ने अन्य भारतीय शासकों से भी लड़ाइयां शुरू कर दी। पहले तो उनसे करी, बाकी लोगों से, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर लोगों से। अब और शासकों से भी पंगा लेना चालू कर दिया उसने। अवध, मैसूर, मराठों आदि देशी राजाओं के साथ समय अनुसार दोस्ती करी, युद्ध करी, संधि की नीति अपनाई कि किससे संधि करना है। जिससे नहीं लड़ पाता था ना उसे संधि कर लो, युद्ध कर लो, मतलब ऐसा देख के करता था। अवध से मित्रता कर बंगाल में शासन को सुरक्षित कर लिया। अवध से दोस्ती कर ली, बंगाल में शासन फिक्स कर लिया। वही मैसूर शासक हैदर अली से युद्ध कर संधि करी, वहां पे एक और संधि की। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध हमने पढ़ा है 1767 से 1769, 69 बोलते हैं ना, 69। मद्रास की संधि से समाप्त हो गया। ठीक, संधि की प्रमुख शर्तों में बाहरी आक्रमण पर एक दूसरे को सहयोग देना कि ये भैया कोई भी आक्रमण होगा तुम अपने सेना भेजोगे। किंतु जब पेशवा ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। लेकिन जब पेशवा ने आए आए कहा मैसूर पे आक्रमण किया तो अंग्रेज पीछे हट गए, उन्होंने साथ नहीं दिया, जिससे हैदर अली हार गया। परिणाम क्या हुआ कि 1780 में अंग्रेजों और हैदर अली की सेना के बीच द्वितीय आंग्ल में मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो अंततः 1784, 4 साल के बाद मैंगलोर की संधि से समाप्त हुआ। युद्ध का परिणाम बराबरी पर रहा, लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई।
हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान 32 वर्ष की उम्र में मैसूर का शासक बना। ये है टीपू सुल्तान, ये है हैदर अली। वह विद्वान और बहादुर सैनिक थे। उसे कई भाषाओं का ज्ञान था। उसकी फ्रांस और तुर्की देशों में अच्छी मित्रता भी थी, जिससे अंग्रेज शंका करने लगे कि अरे ये तो हमको चीटिंग करेगा क्या। जब टीपू ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गए कि चलो अब हम तुम्हारे अगेंस्ट आएंगे। निजाम तथा मराठों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया और जिस कारण टीपू हार गया और उसने 1792 में अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी हारने के बाद। इस संधि में अंग्रेजों को टीपू का आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर जाने के रूप में मिले कि तुमने युद्ध किया तो हर जाना दो। 1758 में जब लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तो उसने ब्रिटिश भारत के दूसरे चरण की शुरुआत करी। ये तो पहला चरण था, अभी दूसरा। अब आप ये देखिए वेलेस्ली के बारे में बहुत पूछता है तो ये सारी चीजें आपके नोट्स में काम आएंगी। हम अलग से पढ़ते हैं, फिर हम वेलेस्ली कौन था ये पूछते हैं। अगर हम इस पाठ में पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत सी डिटेल्स मिल जाती हैं। इसके लिए उसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई वह भारतीय इतिहास में सहायक संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। किस नाम से प्रसिद्ध हुई? सहायक संधि के नाम से। इस संधि के दो उद्देश्य थे। पहला था कंपनी द्वारा विजिता क्षेत्रों की रक्षा करना, कि जो क्षेत्र को हम जीते हैं उसकी रक्षा करो। दूसरा था कंपनी राज्य के चारों ओर विश्वसनीय देशी राज्यों की दीवार खड़ी करना। अगर ये कंपनी है तो यहाँ पे जितने भी राज्य होंगे वो सारे विश्वसनीय होने चाहिए, जो एक बाउंड्री जैसा बना के रखे कि कंपनी तक पहुंचने के लिए पहले इनसे युद्ध करना पड़े। ये था दूसरा। ठीक है। संधि की शर्तें। सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रत्येक राजा को अपने पास अंग्रेज सेना रखनी पड़ती थी, कि अंग्रेज सेना रखो जिसका खर्च राजा को ही उठाना पड़ता था। अपनी सेना से अंग्रेजों के अतिरिक्त सभी यूरोपीय लोगों को हटाना आवश्यक था। अपनी सेना से अंग्रेजों को, यानी कि अपनी सेना से जिसको हटाना है हटाओ, अंग्रेज को नहीं हटाओगे। ठीक है। मतलब अंग्रेजों के अतिरिक्त अंग्रेज रखो, बाकी यूरोपीय लोगों को हटाओ। एक अंग्रेज रेजिडेंट प्रतिनिधि रखना आवश्यक होता था, कि ठीक है, अंग्रेजी प्रतिनिधि जिसकी सलाह से वे शासन कर सकते थे। अन्य देशों से कूटनीतिक संधि करने के पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। कंपनी की को वार्षिक वार्षिक कर देना पड़ता था। ये देखिए टीपू सुल्तान जो थे उनकी तोप का आकार शेर के आकार में, बाघ के आकार में तोप है। वेलेस्ली ने अपनी सहायक संधि का क्रियान्वयन सबसे पहले हैदराबाद के निजाम से किया, फिर अवध के नवाब से किया। जब उसने मैसूर को उसके लिए चाहा तो टीपू ने संधि करने से मना कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण किया और सन 1799 में चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हो गए। अंग्रेजों ने मैसूर राज्य पूर्व नाडियार शासक को ही वापस कर दिया। जो नाडियार शासक थे उनको रिटर्न कर दिया, जिन्हें हटाकर हैदर अली मैसूर का शासक बना। ठीक है। उसके सहायक संधि कर अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित कर लिया। उससे क्या हुआ? जो सहायक संधि कर था उससे अप्रत्यक्ष रूप से आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस तरह कर्नाटक, तंजौर और सूरत आदि राज्यों को अंततः ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तुषार ने पूछा, गुरुजी उसके बाद क्या अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया? तो गुरुजी ने कहा नहीं, ब्रिटिश शासन के सामने अब मराठा शक्ति ही शेष बची थी। धीरे धीरे सबको दबा रहे थे, अब मराठा बचे थे। उनमें पारिवारिक संघर्ष चल रहा था मराठों में। वेलेस्ली ने उसका फायदा उठाकर संधि का प्रस्ताव रखा कि संधि करते हैं। तो 1802 को बेसिन की संधि द्वारा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की शर्तें स्वीकार ली। एक संधि हुई थी बेसिन की संधि। क्या संधि हुई थी? बेसिन की संधि, जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ करी। ठीक है। इधर अंग्रेजों को सिंधिया और भोसले से भी युद्ध करना था, जो कि 1802 से 1804 तक हुआ, जिसमें अंग्रेज जीत गए। इसी प्रकार अंग्रेजों और होलकर के बीच तृतीय अंग्रेजी मराठा युद्ध हुआ, जो कि 1804 से 1805 हुआ, जिसमें अंग्रेज हार गए और उनको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। इस तरह अंग्रेजों ने सिंधिया और गायकवाड़ को भी संधि करने के लिए विवश कर लिया। आर्य ने पूछा, गुरुजी क्या सभी राज्यों ने उन्हें इसी तरह संधि कर ली उनसे? तो गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन अपमानजनक संधियों के कारण मराठों का स्वाभिमान पुनः जागने लगा। अब इतनी बेइज्जती से उनका संधि हुई हार हुराकर, तो फिर से हुआ। अब वे अंतिम और निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हो गए कि अब तो आर्या पार। फलतः चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। मैसूर युद्ध अलग है, आंग्ल युद्ध अलग है ना, आंग्ल मराठा युद्ध अलग है। तो 1817 से 1818 प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में पेशवा, होलकर और भोसले की संयुक्त सेना पराजय का सामना करना पड़ा और मराठा शक्ति का अंत हो गया। इसके बाद क्रमशः फ्रांसीसी रोडन हेस्टिंग्स और विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। फिर कौन बना? फ्रांसिस रोडन हेस्टिंग्स, फिर विलियम बेंटिक बंगाल की गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उन्होंने युद्ध के सुधारवादी और आर्थिक विकास की नीति के साथ साथ नया शासन प्रारंभ स्थापित किया।
और 1818 में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी मराठा शासन चालू हुई थी, है ना? अब देखते हैं, अरबाब ने पूछा, गुरुजी आर्थिक एवं सामाजिक विकास की नीति को समझाइए तो कि ये होता क्या है? तो गुरुजी ने बोला, विलियम बेंटिक की गणना सुधारक गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। विलियम बेंटिक की गणना सुधारक के गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। वह युद्ध के बदले शांति का अनुयायी था। उनका ये था, युद्ध ना करो, शांति से काम करो ना। निरंतर युद्ध में रहने से कंपनी की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती थी चुकी थी, जिसे सुधारने में सर्वप्रथम विलियम बेंटिक ने विशेष ध्यान दिया कि क्या करोगे, सब चीज बर्बाद होता है ना भाई। उसने सैनिकों की संख्या एवं प्रशासनिक व्यय में कमी की, कि सैनिक की संख्या कम करो, प्रशासनिक व्यय खर्चे कम करो। उसने उच्च पद पर भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करी, कि वो ऊंचे पद में भारतीय अधिकारियों को भी लाया। राजस्व वसूली करने के लिए उसने टोडरमल का जो बंदोबस्त व्यवस्था थी जो उन्होंने की थी, है ना, को अपनाया और 30 वर्षों के लिए लगान निश्चित करवाया कि अब 30 वर्ष तक लगान लेना है। उसने सामाजिक सुधार में विशेष ध्यान दिया कि समाज का सुधारना बहुत जरूरी है। प्रमुख सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बाल हत्या और नर बलि प्रथा आदि पर भी रोक किसने लगाई? कठोर कानून किसने बनवाए? विलियम बेंटिक ने। उसने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। उन्होंने अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया। उसने कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेज हमें लूटे तो लूटे, लेकिन बहुत सी चीजें उन्होंने स्थापित भी की। सन 1831 में एक कानून पास कराया जिससे भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति की जा सके। 1831 में एक कानून बनवाया कि भारतीयों को भी ऊंचे पद पर नियुक्ति मिले। उसने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थापना करी। बताइए, सन 1818 तक मराठों का पतन थी, अंग्रेजों का अधिकार पंजाब, मराठों का 1818 तक पतन हो गया और फिर अंग्रेज का अधिकार पंजाब और सिंध प्रांतों को छोड़कर लगभग पूरे भारत पर हो गया था। अब तक भारत में कंपनी के सभी विरोधी समाप्त हो चुके थे, इसलिए कंपनी को प्रशासनिक सुधारों की ओर ध्यान देने का अवसर मिला कि अब हम अपना प्रशासन सुधारते हैं। इन दिनों यूरोप में इंग्लैंड और रूस के बीच तनाव चल रहा था। इन दिनों यूरोप में इंग्लैंड और यूरोप में इंग्लैंड और रूस के बीच टेंशन चल रही थी। अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पर आक्रमण कर सकता है, कि रूस जो है अफगानिस्तान का मदद लेके भारत पे आक्रमण कर देगा। भारत का सिंध प्रांत अफगानिस्तान से लगा हुआ था। वहां के अमीर को सहायक संधि के लिए बाध्य किया गया और अंततः सिंध को अधिकार में कर लिया गया। ठीक है, इस तरह पंजाब राज्य भी रणजीत सिंह के नेतृत्व में काफी शक्तिशाली था इस समय, है ना। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और 1849 में पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। उसी समय जो लॉर्ड डलहौजी थे भारत का गवर्नर जनरल बने और 1849 के समय उसने तरीके से देसी राजाओं को परेशान किया, बहुत ही बुरी तरीके से। उसने 3 अव्यवहारिक नीतियां बनाकर उनका पालन करने के लिए देशी राजाओं को बाध्य कर दिया, बहुत ही गलत नियम बनाकर, जिसे भारतीय इतिहास में डलहौजी की हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। पहला क्या था कि निसंतान राजाओं के दत्तक गोद लिए पुत्रों को अधिकार को न मानते हुए उनके राज्यों को अंग्रेजी राज में, अगर तुम्हारे बच्चे नहीं है राजाओं के किसी के और उन्होंने किसी को गोद लिया तो तुर को ही गोद लिया और बच्चा राजा वाजा नहीं कहलाएगा, उसका कोई अधिकार नहीं है और अपने अंडर में ले लेंगे राज्य को। दूसरा था कुशासन के अधिकार देशी राजाओं को हटाकर उनके राज्य पर अधिकार कर लेना, कि जो देसी राजा थे कि ढंग से तुम्हारा शासन नहीं है, ऐसा है वैसा है बोल के उनको हटा के कब्जे में ले लेना। और तीसरा था युद्ध द्वारा देशी राज्यों को अधिकार में करना, युद्ध करो और देशी राज्य जो थे उनको अपने अंडर में खींचो, ऐसा था। डलहौजी ने अपनी पहली नीति के अनुसार सतारा, जैतपुर, झांसी, नागपुर, उदयपुर आदि राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि दत्तक, इनकी किसी के संतान नहीं थी, इसलिए इस नियम से कर लिया, दत्तक नियम से। इसी तरह दूसरी नीति के अनुसार अवध को अपने अधिकार में कर लिया, किस नीति, कुशासन, ढंग से शासन नहीं हो रहा है बोल के। उसने युद्ध के द्वारा पंजाब को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और तीसरी नीति के द्वारा पंजाब को मिला लिया लड़ाई करके। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार के कार्य भी हुए, प्रशासनिक सुधार भी हुए, है ना, जैसे कि डाक तार की स्थापना हुई, डाक भेजना, तार भेजना, कमिश्नरी प्रणाली लागू हुई, परिवहन और संचार के क्षेत्र में भी बहुत से सुधार हुए। ठीक है, और शिक्षा आयोग का गठन भी प्रमुख था। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई थाने के बीच चली थी, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सन 1853 में मुंबई और थाने के बीच पुल से गुजरती हुई पहली रेल गाड़ी, ये उसका चित्र है। ठीक है, यद्यपि इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था, ये जो सुधार कर रहे थे उसमें उनका खुद का भी स्वार्थ था, खुद भी तो यहाँ बसे हुए थे। इससे उन्हें अपने विजित राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिल रही थी ना भाई, ये सारे नियम उन्हीं को लाभ दे रहे थे, हमारे मतलब बना रहे थे किसके लिए, अपने अपने फायदे के लिए कर रहे थे अपने नियंत्रण को। इसके अतिरिक्त कच्चा माल इकट्ठा करने एवं तैयार माल भेजने में सुविधा होने लगी, इसके परिणाम स्वरूप भारत का भी विकास होने लगा, है ना, कि कच्चा पक्का माल भेजने के लिए उनको दिक्कत हो रही थी,
तो ट्रेन यात्रा चालू करवा दी, सारी चीजें चालू करी थी, परिवहन संचार, जिससे उनको भी लाभ होने लगा। बताओ, परिवहन एवं संचार सुविधाएं बढ़ाने से अंग्रेजों को और क्या लाभ हुआ होगा? बहुत लाभ हुआ होगा, है ना? कि उनको, उनकी नीति, उनको कच्चा माल जल्दी मिल जाता है, सामान जल्दी पहुंच जाता है, उनके खर्च कम हो जाते हैं, उनको आमदनी ज्यादा होती है, धन व्यय होता है और लोग कम लगते हैं। जो लॉर्ड डलहौजी थे, उसकी जो हड़प नीति के परिणाम स्वरूप भारत के देशी राज्यों में असंतोष व्याप्त हो गया था, सब असंतोषी हो गए थे, जो सन 1857 के आंदोलन के कारणों में से एक प्रमुख कारण था। इसी के कारण से सन 1857 में एक आंदोलन हुआ था, जो ये सारी चीजों की हड़प नीति एक मुख्य कारण बनी। इसके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे विस्तार से। आशा है, उम्मीद है आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों। जल्दी पढ़ा रही हूँ ऐसा लग रहा है क्या? बट मुझे लग रहा है कि लगभग चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं, डिटेल्स में लिखी हुई है, तो मैं उसको फिर भी कोशिश कर रही हूँ समझाने की। एंड उम्मीद करती हूँ कि नोट्स बनाने की आप लोगों को मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। एंड आशा है एंड उम्मीद है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। एंड प्लीज मेरे चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। और अगर आप लोग को बने बनाए नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।